और संपूर्ण वसुंधरा वर्धमान मूवमेंट के इस अर्थ आवर में मैं विनायक स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच मुंबई के सुप्रसिद्ध स्वास्थ्य वैज्ञानिक श्री उत्तम भाई माहेश्वरी जी हमें घरेलू आयुर्वेद इस विषय पर ज्ञान देने वाले हैं। श्री उत्तम भाई माहेश्वरी जी का ज्ञान किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का देन नहीं है। वे वैज्ञानिक बने हमारी प्रकृति माता वसुंधरा माता के गोद में। असम के जंगलों में जो इतना घना है कि सूर्य भगवान का प्रकाश भी अपनी पृथ्वी माता तक सीधे नहीं पहुंच सकता है, वहाँ अपने जीवन के 2 साल और 12 साल खेती में उन्होंने वसुंधरा माँ की सेवा की है। आज यूनिवर्सिटी के चांसलर्स, आईआईटी प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स से लेके प्राइमरी स्कूल्स के बच्चे भी, सरकारी अधिकारी, नेतागण और सब मंत्रमुग्ध होकर उनका ज्ञान सुनते हैं, जो बहुत ऊर्जा से भरा हुआ होता है। इनकी विशेषता है कि अति गंभीर से गंभीर ज्ञान को और अति निरस विषय को भी ये सरल और रुचिकर प्रस्तुत करते हैं। अभी हम हमारा पहले थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे, करीब 20 मिनट के लिए। उसके बाद में हम सर का ज्ञान का मज़ा उठाएंगे, लुत्फ़ उठाएंगे। तो अभी सभी मास्टर्स प्लीज़ अपने सुखासन में बैठ जाए। अगर चश्मा पहना हो तो निकाल दे। अपने पैर क्रॉस कर ले, उंगलियों में उंगलियां फंसा ले और फिर अपनी आंखें भी बंद कर ले। आंखें कोमलता से बंद करें। अपने सांसों के आने जाने के ध्वनि के ऊपर, मार्ग के ऊपर ध्यान रखें। सांस आ रही है, सांस जा रही है। हम जब ध्यान करते हैं तो ध्यान के लिए उसके साथ में धारणा ये शब्द भी जुड़ा हुआ है। हम हमारे रोज के व्यवहार में भी ध्यान देते हैं, जैसे कि हमारे सामाजिक व्यवहार, काम, घरेलू काम, पढ़ाई। अगर ध्यान ना दे तो काम बिगड़ता है। हमारा संकल्प है आत्मा के ज्ञान में वृद्धि, ऊर्जा में वृद्धि, अभी सिर्फ हमारे सांसों के ऊपर हमें ध्यान देना है। कोई भी विचार आए तो फिर वापस हमें अपने सांसों पे आना है।
हमारी सांस ही हमारा मार्गदर्शक है, हमारा गुरु है। जब हम इस सांस के द्वारा हमारे शरीर के भीतर पहुंचते हैं तो हमारा ज्ञान और हमारी ऊर्जा स्वयं बढ़ने लगती है। हमारे ऊर्जा में वृद्धि होती है। हमें ये जो ज्ञान मिल रहा है, जो ऊर्जा मिल रही है, उसका उपयोग हमें औरों को भी ध्यान करा के और उनका ज्ञान में वृद्धि तथा उनके ऊर्जा में वृद्धि कराने में करना है।
आंखों पे कोमलता से हाथ रखें। हम काउंट करेंगे 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और कोमलता से अपने हाथों को हटा लें। धन्यवाद सभी मास्टर्स। अभी हम हमारे उत्तम भाई माहेश्वरी जी को हमें ज्ञान देने के लिए बुलाते हैं। सर, आप प्लीज हमें ज्ञान दें। नमस्कार। हमारे देश में महल बहुत खड़े हो गए हैं, लेकिन बिना नींव के। विज्ञान ने कहते हैं बहुत प्रगति कर ली है, लेकिन ये जो प्रगति है, ये महल ही महल दिख रहे हैं, बहुत आलीशान महल, लेकिन जब उनकी नींव देखने जाते हैं तो पता चलता है उनका नींव ही नहीं है। और इसकी कुछ आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिस एलोपैथी के ऊपर आज बहुत कहा जा रहा है कि विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है, बहुत प्रगति कर ली है, वास्तव में वो एलोपैथी विज्ञान है क्या? कुछ लोगों को कर सकती मेरी बात, लेकिन क्योंकि हमको महल देखने का अभ्यास है, तो नींव देखने का अभ्यास नहीं है, तो मैं नींव दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। विद्या भारती नाम की एक संस्था है, उसके ऑल इंडिया ज्वाइंट सेक्रेटरी एक बार मेरे घर पर आए। विद्या भारती के 28-30 हजार विद्यालय हैं, तो स्वाभाविक औपचारिकता भी होती है, एक मित्रता के नाते भी, कि हमने पूछा कि भाई क्या हालचाल है आपके। तो उन्होंने कहा कि भाई हाल ठीक है, चाल खराब है। मैंने कहा क्या हुआ आपकी चाल को? तो कहने लगे घुटने में दर्द रहता है। तो मैंने कहा कि डॉक्टर को दिखाया? तो बोले हाँ। विनय जी, तो कितने लोग जुड़े हुए हैं अभी? मेरे ख्याल से 40 के आसपास है सर। अच्छा, 33। तो सभी को आवाज आ रही है ना? बस आ रही है। ठीक है। तो मैंने उन्हें पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा? तो डॉक्टर कहते हैं कि 60 की एज के बाद घुटने का दर्द ठीक नहीं होता है। आप कुछ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करते रहिए, कुछ मेडिसिन लेते रहिए, तो आपकी बीमारी कंट्रोल में रहेगी, ठीक नहीं होगी। मैंने कहा अगर मैं 100% ठीक कर दूं तो उन्होंने कहा कुछ आप दवाई देंगे? मैंने कहा हाँ दवाई बताऊंगा, उसका 10% रोल है। फिर उन्होंने कहा कुछ आप एक्सरसाइज बताइए? मैंने कहा एक्सरसाइज भी बताऊंगा, उसका भी 10% रोल है। तो उन्होंने कहा डॉक्टर दो ही चीज तो बताते हैं। मैंने कहा यही तो मैं कह रहा हूं कि जब डॉक्टर्स को 20% ही नॉलेज है तो 100% रिजल्ट कहां से मिलेगा? तो उन्होंने कहा बाकी 80% क्या है? मैंने कहा अगर आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो दुनिया का कोई डॉक्टर वैद्य आपका घुटना ठीक नहीं कर सकता है। तो उन्होंने कहा मैं तो हमेशा खड़े होकर पानी पीता हूं। मैंने कहा बैठ के पानी पीने शुरू कर दीजिए आप। तो उन्होंने कहा कि कुर्सी पे बैठूं तो चलेगा, क्योंकि नीचे बैठना तो संभव नहीं है मेरे लिए।
मैंने कहा बिल्कुल, आप कुर्सी पर बैठ के भी पी सकते हैं। फिर दूसरा उपाय उन्होंने कहा बताइए। बोले इससे क्या होगा? मैंने कहा 50% घुटना ठीक है। बोले अच्छा। बोले दूसरा उपाय। मैंने कहा आप दूध में हल्दी उबालिए, 2 चम्मच उसमें देशी गाय का घी डालिए, और 2 चम्मच देशी गाय का घी डालने के बाद आप उस गर्मा गर्म दूध को खड़े खड़े पीजिए। उसको खूब फेंटिए, 2 गिलास में ऊपर नीचे करके खूब फेंटिए, और गर्मा गर्म दूध आप खड़े खड़े पीजिए। कितना फेंटना है? तो पौना गिलास दूध 1 गिलास पीने लग जाए, इतना झाग आ जाए उसमें। तो उन्होंने कहा ठीक है। बोला तीसरा उपाय। मैंने कहा तीसरा उपाय, आप सुबह सुबह खुली पीठ के ऊपर सूरज की किरणें लीजिए। तो उन्होंने कहा कि घुटने पे किरणें? मैंने कहा घुटने में किरणें की कोई जरूरत नहीं, आप खुली पीठ पे लीजिए, पीछे ध्यान ना हो और सिर ढका हुआ हो, और जितनी देर आपको सुहाए बस उतनी देर ही लेना है। उन्होंने कहा ठीक है। 3 महीने बाद वे अपने बड़े भाई साहब के यहाँ गए जालना में। उनके बड़े भाई साहब वहां के जालना के बड़े प्रसिद्ध माने हुए डॉक्टर। तो ये वहां पर गए और नीचे बैठकर पद्मासन लगाकर ध्यान करने लग गए। तो भाई साहब उनके रूम में आए, उन्होंने देखा कि ये नीचे बैठा है, पद्मासन लगा के बैठा, तो उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा ठीक है, अभी तो कुछ बोलता नहीं, ध्यान से जब उठेगा तब डांट लगाऊंगा। पौना घंटे बाद वो ध्यान से उठे और उठ करके सीधे चलने लग गए। तो उन्होंने कहा कि अरे तेरे तो घुटने में दर्द था। बोला हाँ ठीक हो गया। बोले कैसे? बोले बैठकर पानी पीने से और खड़े होकर दूध पीने से। तो बोले ऐसा कैसे कि आदमी 60 साल के बाद सठिया जाता है, तू भी 61 का हो गया, तो सठिया गया क्या? ये क्या बैठी बैठी बात कर रहा है? तब उन्होंने कहा कि नहीं, इसी से मैं ठीक हूं, पर मुझे इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई ये तो मुझे नहीं पता है, तो जिन्होंने मुझे बताया उपाय मैं उनको बताता हूं, फोन लगाता हूं। तो उनका फोन आया मेरे पास। तो मैंने कहा भाई मैं फोन पे कहा आपको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दूंगा, मेरी क्लासेस चलती है तो उसमें आप आ जाइए, मेरी क्लास को तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, 7 घंटे की क्लास होती है। तो उन्होंने कहा कि क्या हम जालना में आपकी क्लास ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल, मैं तो पूरे देश में घूमता हूं। तो उन्होंने मुझे जालना बुलाया। जैसे ही मैं स्टेज पे चढ़ने लगा लेक्चर के लिए, उन्होंने परिचय कराया कि देखिए जो फ्रंट रो में 10 लोग बैठे हुए हैं, ये 10 के 10 हमारे यहाँ के टॉप डॉक्टर्स हैं, सबके सब एलोपैथ हैं, और सबके सब जो है 25-25, 30-30 साल का सबका अनुभव है, सब स्पेशलिस्ट हैं, और ये आपसे बीच बीच में क्वेश्चंस करेंगे और आपको उनका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देना होगा। मैंने उन्हें कहा देखिए ऐसा है, मेरी क्लास का नियम है कि 6 घंटे तक कोई भी एक भी प्रश्न नहीं कर सकता है। 6 घंटे के बाद आपको जितना चाहिए उतना प्रश्न कीजिए, 1 घंटे का समय दूंगा आपको। उन्होंने कहा नहीं देखिए ऐसा है कि हम लोगों का समय बहुत कीमती है, और अगर लोग संतुष्ट नहीं हुए तो 1 घंटे में उठ के चले जाएंगे, 6 घंटे क्यों बैठेंगे आप? मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने इनवाइट किया है लेक्चर देने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, और ज्ञान जो है जिससे ज्ञान लेना चाहिए, लेना होता है, उसके सामने और ये तो यहाँ पर एक तरह से धमकी दे रहे हैं मुझे कि अगर हम 1 घंटे में संतुष्ट नहीं हुए तो उससे चले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। जब मंच पर गया तो मैंने जाकर कहा वहां पर कि भाई अब तक तो मैं सामान्य लोगों को लेक्चर दिखाया हूँ, लेकिन पहली बार बड़े बड़े डॉक्टर्स के सामने लेक्चर दे रहा हूँ, और आप सबका समय बहुत कीमती है, तो लेक्चर कहाँ से शुरू करूँ ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इससे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, उसका आप उत्तर दीजिए, फिर मैं उस हिसाब से आगे अपना व्याख्यान शुरू करूंगा। तो मैंने उन्हें पहला प्रश्न किया
कि जब कोई मर जाता है तो आप क्या कहते हैं? इसका विटामिन अंत हो गया है, इसका प्रोटीन अंत हो गया है, इसका केमिकल अंत हो गया है, या इसका अंत हो गया है? तो सभी बोले प्राण हो गया। मैंने कहा इसका मतलब है हमारे जीवन का आधार केमिकल नहीं है, हमारे जीवन का आधार प्राण है। और तो मुझे ये प्राण की चिकित्सा करती है, एलोपैथिक प्राण के बारे में क्या जानती है? जब मैंने कहा तो सबके सब डॉक्टर एक दूसरे का मुंह देखा। मैंने कहा बताता हूँ, तो प्राण के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। इसलिए मेरा ये मानना है कि एलोपैथी साइंस नहीं है। अब उन्हें बड़ा अजीब सा लगा, कह रहे हमने साइंस के मंच पर इनको बुलाया है, हमने इनको बुलाया, ये हमारे के सामने आके कह रहे कि एलोपैथी साइंस नहीं। तो मैंने कहा एक बार क्या हुआ, एक आदमी एक नए शहर में गया, एक दुकान में गया, उसे वहां एक कपड़ा बहुत पसंद आया। उसने पूछा ये कपड़ा क्या भाव है? दुकानदार ने कहा 500 रुपए लीटर। वो चौंका, उसने शायद कुछ गलत सुन लिया है। बोले क्या कहा आपने? बोले 500 रुपए लीटर। बोले पागल भाई, कपड़ा लोग मीटर में बेचते हैं, ये लीटर बोल रहा है, ये कोई लिक्विड चीज है क्या? तो जिसको यही पता नहीं कि कपड़ा किस पैमाने से तोला जाता है, किस इकाई जाता है, जब उसको यही मालूम नहीं तो इसके दुकान में क्या करूं, पागल है। वो दुकान से निकल गया बाहर गया, वहां कुछ 5-6 विद्यार्थी खड़े थे, बड़े बड़ी फाइल्स, बड़ी बड़ी बुक्स उनके हाथ में थी। इसने जाके उनको पूछा कि भैया यहाँ से रेट कितना दूर है? तो एक विद्यार्थी बोला 500 किलोग्राम। फिर ये चौंका, इसने पूछा ये क्या? तो सबके सब बोले 500 किलोग्राम। अब तो वो बोला यार ये तो कोई पागलों का शहर दिखता है, मैं पूछता क्या हूं, ये बोलते क्या है? और वो डर के मारे दौड़ने लगा, और दौड़ते दौड़ते कि भाई चलो शहर से जल्दी से बाहर निकल जाए, इसलिए दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते उसकी आंखें खुल गई, सपना टूट गया। वो सोचने लगा क्या सपने में कहा पागलों के शहर में पहुंच गया। तो जिसका जो यूनिट होता है उसी यूनिट में जब आंसर दिया जाता है तो उसको साइंस कहा जाता है। उस यूनिट को छोड़कर किसी और यूनिट में आंसर देना ये विज्ञान नहीं, ये पागलपन है। तो हमारा यूनिट है प्राण। जब हमारे प्राण शक्ति भरपूर होती है हम स्वस्थ होते हैं। जब प्राण शक्ति कम हो जाती है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। किसी अंग में प्राण शक्ति हो जाए वो अंग बीमार पड़ जाता है, और जब प्राण शक्ति खत्म हो जाती है हम मर जाते हैं। लेकिन एलोपैथी ये नहीं बताती आपके शरीर में प्राण शक्ति कम हो गई। वो ये कहते हैं आपके शरीर में कैल्शियम कम हो गया है, आयरन कम हो गया है, विटामिन कम हो गया है, प्रोटीन कम हो गया है, आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, आपका ये बढ़ गया। सब केमिकल के अंदर आता है। आपकी प्राण शक्ति कितनी है, कैसी है, ये कभी बताते नहीं। इसलिए मेरा ये मानना है कि जब एलोपैथी हमारे यूनिट के बारे में जानती नहीं है तो वो साइंस कैसे हुई? इसलिए एलोपैथी साइंस नहीं है। एक व्यक्ति अगर उसके अंदर प्राण शक्ति भरपूर है तो वो प्रोटीन को विटामिन में बदल सकती है, विटामिन को मिनरल्स में बदल सकती है, कार्बोनेट में बदल सकती है। ये प्राण शक्ति का ही कमाल है। लेकिन अगर प्राण शक्ति कम है तो वो भोजन में से आवश्यक विटामिन प्रोटीन जो भी इनको चाहिए वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकती, और शरीर में पड़े रहने के बाद भी विटामिन वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। अब ये जो चीज है कि उसका उत्तर उन्होंने, मैंने कहा जब प्राण के बारे में एलोपैथी कुछ जानती नहीं तो हम उसे विज्ञान कैसे कह सकते हैं? फिर मैंने उन्हें दूसरा प्रश्न किया कि सबसे ज्यादा हार्ट अटैक सुबह 4-5 बजे के आसपास क्यों आते हैं? तो उन्होंने कहा कि हो सकता है, मतलब एक जन ने कहा, मैंने कहा सबसे ज्यादा हार्ट अटैक क्या आप जानते हैं? सबसे ज्यादा हार्ट अटैक
सुबह 4-5 बजे के आसपास आते हैं। तो एक ने कहा मोर देन 70%। मैंने कहा आपको कैसे पता? तो बोले मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूं। तो मैंने उन्हें कहा कि आप लोग हार्ट पेशेंट को बेड रेस्ट करने की सलाह देते हैं, मुझे ये बताइए सुबह 4-5 बजे व्यक्ति क्या कर रहा है? अगर वो आध्यात्मिक वृत्ति का व्यक्ति रहा तो उठ करके ध्यान करने लगेगा। उसके अलावा बाकी लोग क्या करते हैं? बोले बेड रेस्ट में होता है वो, बल्कि गहरे बेड रेस्ट में होता है। तो उस समय उनको हार्ट अटैक क्यों आता है? तो कहने लगे हो सकता है। मैंने कहा हो सकता है ना, एग्जम्पशन। एग्जम्पशन है ना मानना, और साइंस है ना जानना। तो एग्जम्पशन तो मेरे पास भी हजारों हैं, आप मानेंगे उनको? मैं तो साइंस के प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूं। तब उन्होंने कहा कि हाँ आप बताइए। मैंने कहा हाँ मैं तो बताऊंगा कि सुबह 4-5 बजे हार्ट अटैक क्यों आते हैं, लेकिन जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा वैसे बताऊंगा आपको। फिर मैंने उन्हें तीसरा प्रश्न किया। मैंने कहा आप सर्दी गर्मी बरसात सुबह शाम दिन रात हमेशा एक ही दवाई देते हैं, क्या दवाइयां हमेशा एक जैसा असर करती है? तो उन्होंने कहा कि अलग अलग असर क्यों करेगी? तो मैंने थोड़ा सा मजाक की उनसे। मैंने कहा गर्मी के मौसम में आप 4 बजे के पहले चना खाते हैं तो बड़ा फायदा होता है, लेकिन वही चना 5 बजे के बाद खाते हैं तो पेट फूलना शुरू हो जाता है। सर्दी के दिनों में आप मूली सुबह खाते हैं तो फायदा करती है, लेकिन वही मूली अगर आप दोपहर को या शाम को रात को खाते हैं तो उसका साइड इफेक्ट होता है। आपके जो साइड में बैठा है उसको नाक बंद करनी पड़ती है। मैंने कहा एलोपैथी में साइड इफेक्ट किसको कहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि साइड में जो बैठा है वो परेशान हो जाए तो उसको साइड इफेक्ट कहते हैं। तो आप लोग जब मूली और चना अलग अलग समय पर खाए हुआ अलग अलग असर करता है, तो आपकी दवाइयां अलग अलग समय पर खाने पे, अलग अलग ऋतुओं में खाने पे अलग असर नहीं करेगी। 20% लोग जहर से मरते हैं और 80% लोग अमृत से मरते हैं। आप लोगों को लगा होगा शायद मैं कुछ गलत बोल गया हूं, लेकिन इससे सोचिए आप, क्योंकि आप गलत समय पर अमृत खाएंगे तो वो जहर का ही काम करेगा। आप सर्दी में गुड़ खाइए, बहुत फायदा करेगा, लेकिन वसंत ऋतु में चैत्र के महीने में आप गुड़ खाएंगे आपका खून खराब हो जाएगा। आप सर्दी के अंदर तेल खाएंगे फायदा करेगा, लेकिन जैसे ही वसंत ऋतु निकल के ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है, वैशाख का महीना आता है, वैशाख के महीने में आप तेल खाएंगे आपका पित्त बढ़ जाएगा, और पित्त से बहुत सारे भयंकर रोग होते हैं, जानलेवा रोग होते हैं। आपके शरीर में ट्यूमर, जॉन्डिस, मलेरिया, टाइफाइड, कैंसर, ये सब पित्त की बीमारियां हैं। आप सर्दी में ड्राई फ्रूट खाते हैं, सूखे मेवे खाते हैं, वो बहुत फायदा करेंगे आपको, लेकिन गर्मी में अगर आप उनको बिना भिगाए खाएंगे तो बहुत नुकसान करेंगे। वो आपको उसको भिगा कर खाना होगा। आप गर्मी में हरी मिर्च खाएंगे चल जाएगा, लेकिन लाल मिर्च नुकसान करेगी आपको, और सर्दी में आप हरी मिर्च खाएंगे वो नुकसान करेगी, लाल मिर्च आपको फायदा करेगी। गर्मी में आप अदरक खाएंगे तो चलेगा, लेकिन सौंठ खाएंगे तो नुकसान हो जाएगा, और बरसात में सौंठ फायदा करेगी, अदरक नुकसान करेगा। तो आयुर्वेद ने हर एक चीज का इतना गहरा अध्ययन किया है, लेकिन एलोपैथी को समय का ज्ञान ही नहीं है। तो जिसे समय का ही ज्ञान नहीं है उसे हम विज्ञान कैसे कह सकते हैं? इसलिए मेरा यह मानना है कि एलोपैथी साइंस नहीं है। फिर मैंने एक चौथा प्रश्न किया उनको, मजाक की उनके साथ। मैंने कहा बंगाल के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं पीसी सरकार,
तो एक जन बोले नहीं नहीं वो तो जादूगर है। मैंने कहा आपको कुछ गलत फहमी हुई है, बहुत बड़े साइंटिस्ट है वो। तो सब के सब कहने लगे नहीं नहीं वो तो जादूगर है। मैंने कहा देखिए मैं एक बार उनके शो में गया था, वो शो में आए, उन्होंने अपना हैट उतारा, खाली हैट के अंदर अपना हाथ डाला, अभिवादन किया उससे सबका, फिर उसके अंदर हाथ डाला और हाथ डालकर उसको फुर्र करके कबूतर निकाल दिया। तो इतना बड़ा आविष्कार, इतना बड़ा इन्वेंशन, और आप कहते हो साइंटिस्ट नहीं। तो सब हंसने लगे कि अरे ये तो हाथ की सफाई है। मैंने कहा अच्छा इसको हाथ की सफाई कहते हैं क्या? मुझे पता नहीं था। एक आदमी की किडनी को फेल होने में 8 से 10 साल लग जाता है। 8-10 साल तक आपको पता नहीं चलता कि इसकी किडनी फेल होने जा रही है। जब उसकी किडनी फेल होती है तो आप उसकी किडनी को निकालकर बाहर कर देते हैं और दूसरी किडनी निकालकर अंदर लगा देते हैं। क्या यह हाथ की सफाई नहीं? मैंने कहा एक बार क्या हुआ, मैं कार चला रहा था, अचानक कार मेरी उछल गई और उछलने के बाद एक्सीडेंट हो गया। मैं उतरा कार से, मैंने देखा भाई एक्सीडेंट क्यों हुआ। तो वहां एक बोर्ड लगा था, उस पर लिखा था आपका एक्सीडेंट इसलिए हुआ क्योंकि पीछे स्पीड ब्रेकर था। अब मैंने कहा एक्सीडेंट होने के बाद जो आपको कारण बताए तो उसको आप साइन बोर्ड कहेंगे क्या? साइन बोर्ड वो होता है जो एक्सीडेंट से बचाने के लिए पहले लगाया जाता है, बाद में जो लगाया जाएगा उसको आप पोस्टमार्टम बोर्ड कह सकते हैं, उसको आप साइन बोर्ड नहीं कह सकते। तो जिस साइंस के कारण आपकी किडनी निकल जाती है, आपको पता ही नहीं चलता किडनी निकलने जा रही है। किडनी निकलने के बाद आप उसको किडनी को ट्रांसप्लांट करते हैं, ये साइंस कैसे हुआ? अधिक से अधिक, अगर आपको हाथ की सफाई शब्द बुरा लगता है तो अधिक से अधिक इसको टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, जो आपको 8-10 साल पहले ही बता देगी कि आपकी किडनी फेल होने जा रही है और आप इस रास्ते पर मत जाइए, आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, वो साइंस है। लेकिन एलोपैथी तो पहले बताता ही नहीं है। अब आप देखिए, जैसे ही कोई महिला कंसीव करती है कि तुरंत एलोपैथी वाले जाग जाते हैं, आपको कैल्शियम की कमी है, आपको आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी रहेगी तो ये तकलीफ होगी, आयरन की कमी होगी तो ये तकलीफ होगी। अब आप कैल्शियम लीजिए, अब आयरन लीजिए। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ये कहता क्यों नहीं है कि भाई आप कंसीव करने के पहले अपना कैल्शियम और आयरन लेवल चेक करा लीजिए। अगर आपका कैल्शियम और आयरन लेवल जो है वो सही रहेगा तो आपको प्रेगनेंसी में कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन पहले चुप रहते हैं। महिला के गर्भवती होने के बाद इनका ज्ञान जागता है। और होता क्या है, हमारे यहां मूर्ख से मूर्ख अनपढ़ महिला भी जानती है कि प्रेगनेंसी में गर्म चीजें नहीं दी जाती है। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर। आ रही है ना? यस सर। हाँ जी। तो मैंने कहा मूर्ख से मूर्ख महिला भी जानती है, भारत की अनपढ़ महिला, कि प्रेगनेंसी में गर्म चीजें नहीं दी जाती है। प्रेग्नेंट महिला को पपीता नहीं खिलाया जाता है क्योंकि पपीता खाने से मिसकैरेज हो सकता है। यहां तक कि उनको दही भी नहीं दिया जाता क्योंकि दही की भी प्रकृति गर्म है। हालांकि 99% लोग समझते हैं कि दही की प्रकृति ठंडी है, और इसलिए प्रेगनेंसी में दही जब दिया जाता है तो चांदी के प्याले में जमा कर देना चाहिए क्योंकि चांदी की प्रकृति ठंडी है। तो चांदी के प्याले में जमाया हुआ दही जो है वो गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। चांदी के प्याले में जमाया हुआ दही खाने से कभी भी विकलांग या मंदबुद्धि संतान नहीं होती है। अब हम झूठे झूठे कुछ बोले विकलांग की जगह कि भाई दिव्यांग है, तो दिव्यांग बोलने से दिव्यांग नहीं हो जाता है, बल्कि वह ऐसी संतान हो ही नहीं, वह अंदर ही गर्भ में ही ठीक हो जाए।
इसके लिए महिला को जो है हमें चांदी के प्याले में देशी गाय का दही जमाकर खिलाना चाहिए। लेकिन अगर आपने ऐसे ही दही जमा के खिला दिया तो वो मिसकैरेज का कारण बन सकता है। गर्भवती महिलाओं को गुड़ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस समय गुड़ खाएंगे, गुड़ गर्म होता है, गुड़ की तासीर गर्म होती है, तो उससे भी मिसकैरेज हो सकता है, गर्भस्राव हो सकता है। तो ये जो चीजें हैं ये आयुर्वेद बताता है, जबकि एलोपैथी सब बातें बताती नहीं है। और एलोपैथी क्या करती है? आयरन देती है, कैल्शियम देती है। आयरन और कैल्शियम जिस फॉर्म में वो देते हैं वो बहुत गर्म होते हैं, और इसलिए क्या होता है कि कुछ समय के बाद ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और जैसे ब्लीडिंग शुरू हुई कि डॉक्टर कहते हैं बेड रेस्ट कीजिए, और बेड रेस्ट के बाद क्या होता है? स्वेलिंग आती है, और स्वेलिंग आने के बाद डॉक्टर फिर सिजेरियन ऑपरेशन करना पड़ता है उनको, तो सिजेरियन डिलीवरी होती है। तो ये सब दुष्चक्र कहां से शुरू हुआ? दवाइयों से तो शुरू हुआ, और फिर सिजेरियन डिलीवरी होने के बाद औरतों की स्थिति एकदम खराब हो जाती है। तो ये जो मैं कह रहा हूं कि मैंने डॉक्टर्स को कहा कि मैंने आपको 4 सरल प्रश्न पूछे और आप उसमें से एक का भी उत्तर नहीं दे पाए। जब आपको साइंस का एबीसी भी मालूम नहीं है तो आप किस साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं? तो अगले 6 घंटे में आपको समझाऊंगा कि साइंस क्या है, तब तक कृपया आप एक भी प्रश्न मत पूछिएगा। और वास्तव में उसके बाद डॉक्टर ने 6 घंटे में एक भी प्रश्न नहीं किया, और फिर 1 घंटे जो उनको समय दिया वो बहुत खुश हुए। उनमें से एक जो बहुत सीनियर डॉक्टर थे, 78 ईयर्स के थे, उन्होंने कहा कि पूरी जिंदगी निकल गई चिकित्सा करते करते, लेकिन हमको हेल्थ के बेसिक प्रिंसिपल्स ही मालूम नहीं है। ये बीमारी आई, ये दवाई दे दो, ये बीमारी आई, ये दवाई दे दो, ये बीमारी आई, ये इलाज कर दो, लेकिन ये बीमारी आई क्यों, इसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं। तो मैंने कहा कि इसलिए अगर हमको समझना है कि प्राण क्या है, तो एक बहुत सरल शब्द है मां। इस मां का अर्थ समझिए। जो हमारे प्राणों का सबसे ज्यादा रक्षण पोषण करती है, हमने उसे मां कह दिया। पैदा होने के बाद हमारी जननी हमारे प्राणों का सबसे ज्यादा रक्षण पोषण करती है, इसलिए हम अपनी जननी को मां कहते हैं। फिर जिस धरती पर हम पैदा हुए वो धरती हमारे प्राणों का सबसे ज्यादा रक्षण पोषण करती है, इसलिए हम इस धरती को मां कहते हैं। एस्किमो जो है वो बर्फीली धरती पर पैदा होते हैं, इसलिए वो बर्फीली धरती उनके लिए मां है। निग्रो जो है वो अफ्रीका में कि दलदली भूमि पर पैदा होते हैं, वो दलदली भूमि उनके लिए मां है। हम महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में या भारत के किसी प्रदेश में पैदा हुए हैं, वो हमारे लिए मां है। लेकिन होता क्या है कि हमें बचपन में पढ़ाया जाता है एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। अब महाराष्ट्र की लड़की को पढ़ाया गया है, लेकिन एप्पल तो महाराष्ट्र में होता नहीं है, एप्पल तो होता है कश्मीर में, हिमाचल में। तो धरती का और हमारा क्या संबंध है उसको पता ही नहीं चलता है। इसलिए जब वो लड़की जो है बड़ी होती है, मां बनती है, तो वो अपने बच्चे को पूछती है कि भाई आज क्या बनाऊं, तो बच्चे के लिए सुबह सुबह इडली डोसा बनाती है। अब इडली डोसा तो हो गया साउथ का, और दोपहर होती है तो उसको लगता है कि अब छोला भटूरा बनाना चाहिए। अब छोला भटूरा हो गया पंजाब का। हमारे यहाँ पे कहावत है कि सुबह का बुला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे बुला नहीं कहते हैं।
लेकिन शाम होते होते ये पढ़ी लिखी मम्मी जो है ये ग्लोबलाइज होने लगती है। फिर इसे लगता है कुछ इटालियन बनाना चाहिए, कुछ मैक्सिकन बनाना चाहिए, कुछ चाइनीज बनाना चाहिए, कुछ चाउ चाउ, कुछ माऊ माऊ, इस प्रकार होना चाहिए कि हमारा 90% भोजन हमारी धरती का होना चाहिए, 10% भोजन बाहर का चल सकता है। लेकिन आज शहर में रहने वाले घरों की क्या स्थिति है? तो 90% भोजन बाहर का और 10% भोजन, शायद 10% कह रहा हूं, वो भी नहीं है, वो अपनी धरती का। जैसे जौ करीब करीब पूरे भारत में होता था, जिसको बार्ली कहते हैं इंग्लिश में। जौ को आयुर्वेद ने अन्न का राजा कहा, लेकिन आज जौ हमारी धरती से गायब हो गया है। जौ बहुत कम लोग खाते हैं। और गेहूं को गरीबों का आहार कहा गया। वो गेहूं हम लोग दिन में 3 बार खा रहे हैं। तो राजा अन्न को छोड़ के गरीब अन्न खाएंगे तो क्या होगा? फिर स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा? ऐसे ही हमारे यहां तिल, ये सर्वश्रेष्ठ माना गया, लेकिन तिल हमारे घरों से गायब हो गया। हम लोग आजकल सोयाबीन का तेल खा रहे हैं, पामोलिन खा रहे हैं, राइस ब्रान खा रहे हैं, जितने घटिया चीजें वो सब खा रहे हैं। सनफ्लावर का तेल खा रहे हैं। जो खाना चाहिए तिल का तेल, वो तो खा ही नहीं रहे। दूसरे नंबर पर सरसों का तेल है। पूरे उत्तर भारत में, पूर्व भारत में सरसों का तेल खाया जाता था, लेकिन अब वहां पर भी रिफाइंड ऑयल चल रहे हैं। और वास्तव में रिफाइंड थोड़ी है, ये तो विकृत तेल है। तेलों के अंदर दुनिया भर के केमिकल डाले जाते हैं और रिफाइंड किया जाता है ताकि बहुत ज्यादा मिलावट किया जा सके। सोयाबीन का तेल अगर आप गर्म करेंगे तो सड़े हुए मांस की तरह बदबू आएगी उसमें। सनफ्लावर के तेल के साथ भी यही है। इसलिए इनकी बदबू को निकालने के लिए रिफाइंड करते हैं। उसको शुद्ध करने के लिए नहीं, वो तो पहले ही शुद्ध है। तिल का तेल पहले से शुद्ध, उसको क्या शुद्ध करोगे आप? अधिक से अधिक उसको फिल्टर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कहीं गाढ़ा गाढ़ा कुछ आ जाता है तो फिल्टर कर लीजिए उसको। तो रिफाइन ये तो शब्द बेवकूफ बनाने के लिए है। आप केवल उसको थोड़ा सा दिखने में सुंदर बना दिए, ट्रांसपेरेंट बना दिया, आपने उसकी गंध को उड़ा दिया, और फिर गंध उड़ाने के बाद सब जब रंग भी उड़ गया, गंध भी उड़ गया, तो आप आपस में मिलावट कर सकते हैं खूब। तो यह तिल का तेल हमारे भोजन में से गायब हो गया, जबकि तिल पूरे देश भर में उगता था। साउथ के लोग भी तिल का तेल खाते थे, नॉर्थ के लोग भी तिल का तेल खाते थे। तो हमारे भोजन में से जो मुख्य चीज वो गायब हो गई। तो हमारा धरती से नाता टूट गया। अब जिस बच्चे की मां का देहांत हो जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? अनाथ। आज हमारा भी धरती माता से संबंध टूट गया है, इसलिए हम भी अनाथ हो गए हैं। अब अनाथ बच्चा जो है वो बार बार बीमार पड़े तो इसमें आश्चर्य क्या है? जिसकी मां है वो जानती है कि भाई बच्चा जो है बीमार, सर्दी का मौसम आया है तो बच्चे को गूंद का लड्डू खिलाना चाहिए, उड़द का लड्डू खिलाना चाहिए। गर्मी के मौसम के अंदर बेसन का लड्डू खिलाना चाहिए। लेकिन जिस बच्चे की मां नहीं है वो क्या करेगा? वो सर्दी में तो खाएगा चने का लड्डू, बेसन का लड्डू, और गर्मी में खाएगा उड़द का लड्डू। कौन बताने वाला उसको? तो आज धरती से हमारा संबंध टूट गया है, इसलिए हम लोग बहुत बड़ी मात्रा में बीमार पड़ रहे हैं। मार्केट में कोई भी फ्रूट आया, ड्रैगन फ्रूट, हम बोलेंगे उसके ड्रैगन फ्रूट के इतने गुण दिखा देंगे कि जैसे ओहो पूरा कोई अमृत ही आ गया है हमारे देश में। या कोई कीवी, या पता नहीं कोई फल सब्जी आ गई, लेट्यूस, ब्रोकली क्या बोलते हैं उसको, इस प्रकार के बहुत सारी चीजें आ जाती है, लोग धड़ाधड़ उसको लेके आने लगते हैं। हमारी धरती पर कौन सी सब्जियां पैदा हो रही है, हमारी धरती पर कौन से अन्न पैदा हो रहे हैं वो हमको देखना चाहिए, कौन से फल पैदा हो रहे हैं वो देखना चाहिए। तो धरती से हमारा संबंध टूट गया है, इसलिए बीमारियां बढ़ रही है।
ऐसे ही वनस्पति जगत के अंदर तुलसी हमारे प्राणों का सबसे ज्यादा रक्षण करती है, इसलिए तुलसी को भी मां कहा गया है। मेरे एक मित्र हैं, पटना में रहते हैं, योगी हैं। एक बार उनका एक शिष्य आया और वो कहने लगा, गुरुजी मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। पूछने नहीं आया, बताने आया, सूचना देने आया कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। वो बड़े चौंके, एकदम बोले क्या हो गया? नहीं गुरुजी, ये संसार रहने लायक नहीं है। इस संसार में पैसा ही माँ बाप है, पैसा ही मित्र है, पैसे ही भाई बहन है, पैसे ही सब रिश्ते हैं, और ऐसी दुनिया में मुझे जीना नहीं है। मैं मरना चाहता हूं, मैं मरने जा रहा हूं। उसकी स्थिति देख के योगी जी समझ गए कि भाई अभी इसे कुछ भी समझाना बेकार है। जितना मैं समझाने जाऊंगा उतना इसका आत्महत्या करने पर दृढ़ विश्वास होते चला जाएगा और ये सचमुच आत्महत्या कर बैठेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, तुम कह रहे हो बात बिल्कुल सही है कि दुनिया रहने लायक तो नहीं है, लेकिन आत्महत्या करने के पहले तुम घर पे जाना और जो तुलसी माता है, तुलसी माता के सामने अपना सब मन का जो दुख दर्द है वो सब रख देना, जो भी तुम्हारे अंदर है बात वो सब उनको सुना देना और उसके बाद आत्महत्या कर लेना। तो उनका इससे क्या होगा? बोले इससे तुम भूत बन के भटकेगो नहीं तो भूत बन के भटकते रहोगे तुम। बोले नहीं, भूत तो मुझे नहीं बनना है। 8-10 दिन बाद वापस आया, योगी जी ने हंसकर पूछा कि भैया रिटर्न टिकट लेके गए थे क्या? बोले गुरुजी मजाक की बात नहीं, कुछ गंभीर बात है। बोले आत्महत्या से भी गंभीर? नहीं देखिए गुरुजी, ऐसा है कि आत्महत्या तो कायरता है और मनुष्य को अपने कर्म तो भुगतने ही पड़ते हैं। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो मैं, ये जन्म तो मेरा खराब हुआ, अगला जन्म क्यों खराब करूंगा अपना? तो उन्होंने कहा फिर तेरी समस्या क्या है? तो बोले गुरुजी आपने जब मुझे कहा कि तुलसी माता को सब जाके सुनाना, मैं पता नहीं आधा घंटा पौना घंटा उनके सामने बैठा रहा, रोता रहा, अपने मन की सब बातें उनको कहता रहा। आज जब मैंने जाके तुलसी माता को देखा तो वो खत्म हो चुकी थी, सूख गई थी बिल्कुल। तो ऐसा क्यों कि वो उस दिन तो एकदम हरी भरी थी। तब उन्होंने कहा कि उस दिन तुम इतने भयंकर नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए थे कि वो नेगेटिव एनर्जी को मैं दूर नहीं कर सकता था, लेकिन जब तुम तुलसी माता के सामने जाकर बैठे तो उन्होंने तुम्हारी वो पूरी की पूरी नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया और जैसे ही तुम नेगेटिव एनर्जी से मुक्त हुए अपने आप पॉजिटिव हो गए तुम। लेकिन वो छोटा सा पौधा वो सहन नहीं कर पाया इस नेगेटिव एनर्जी को और इसलिए तुलसी माता खत्म हो गई। तो जो दूसरे के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देती है उसको मां कहते हैं, इसलिए तुलसी को भी मां कहा जाता है। और मां का स्थान कहां होना चाहिए? मां का स्थान घर में होना चाहिए। ऐसा तो होगा नहीं कि पड़ोसी घर में तुलसी है, अब मैं डिप्रेशन में चला गया तो मैं पड़ोसी के घर जाके बोलूंगा भैया अपनी मां को लाना, मुझे रोना है। रो तो बच्चा अपनी मां की गोद में सकता है ना, दूसरे की मां की गोद में कहा जाएगा रोने के लिए। इसलिए तुलसी घर घर में होनी चाहिए। आजकल डिप्रेशन की बीमारी बहुत बढ़ रही है। 8वीं के बच्चे को एक मां लिखा है कि ये मेरे बच्चा है 8वीं में पढ़ता है, ये डिप्रेशन का शिकार हो गया है। मैंने कहा भैया इसकी तो शादी भी नहीं हुई है। डिप्रेशन की बीमारी तो शादी के बाद उसकी, हमको ऐसा पता था। स्कूल का जो शिक्षा हम जिसको कह रहे हैं वो शिक्षा है या अत्याचार है बच्चों पर, ये समझ नहीं आता है। बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। 10th के बच्चे, 11th के बच्चे सुसाइड करते चले जा रहे हैं। तो घर में अगर तुलसी माता हो तो डिप्रेशन की बीमारी नहीं आती है। और आप देखिए कभी भी किसी घर में अगर तुलसी हो तो पहले तुलसी बीमार पड़ती है। तुलसी बीमार पड़ती है समझना चाहिए कि घर के अंदर कुछ बीमारी आ रही है, हमको सावधान हो जाना चाहिए कि क्या गड़बड़ी हो रही है, हमारे लाइफस्टाइल में क्या गड़बड़ी हो गई है, क्या चीज हो रही है, किस चीज का हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है। तो इसलिए छोटे से तुलसी के पौधे को हमने मां कहा है। ऐसे ही पशु जगत के अंदर गाय हमारे प्राणों का सबसे ज्यादा रक्षण पोषण करती है, इसलिए हमने गाय को भी मां कहा है।
मेरी माता जी को लकवे का अटैक हुआ था, पूरा चेहरा टेढ़ा हो गया, एक तरफ घूम गया। मैं दौड़कर रसोई में गया। मैंने, हमारे घर में हमेशा देशी गाय का घी रहता है, केवल देशी गाय का ही घी रहता है, दूसरा घी नहीं रहता हमारे यहाँ, क्योंकि दूसरे घी को हम आयुर्वेद मान्यता नहीं देता, इसलिए हम रखते भी नहीं है उसे। मैंने घी को गर्म किया और हल्का सा गुनगुना होने पर मैं दौड़ के आया और दौड़कर माँ के नाक में ड्रॉपर से 2-2 4-4 बूंदे घी की डाली। और जैसे ही घी डाला, 15 मिनट के अंदर अंदर उनका चेहरा सीधा हो गया, लकवा ठीक हो गया। ऐसे बहुत सारे चमत्कार मैंने देखे हैं। सर आप ज्ञान का एनसाइक्लोपीडिया है, तो हम तो आपको रोज सुनना चाहेंगे एक्चुअली। गीतांजलि जी, आप अनम्यूट कीजिए, पूछिए सर से क्या बात करना चाहते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, पूछने लायक तो आप लोग छोड़ते ही नहीं हो ना, आप तो लालच देते हो। जैसे बच्चे को आम दिखा दिया और उसको एक फांक दे के कहा बस और नहीं है ना? तो ये सर तो अभी शुरू हुए थे और सर कह रहे खत्म हो गया। हाँ यस यस, मुझे भी ऐसा ही लगा। वाकई विनायक सर ठीक कह रहे हैं कि सर का सेशन ना कुछ कॉन्टिन्यूसली वो होना चाहिए, क्योंकि वाकई इनके पास बताने के लिए। अभी तो हमने देसी चीजों के बारे में सुनना ही शुरू किया था, सर ने हमें एक गोली दे दी है, अब वो दिल कर रहा है कि मिलती रहे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, सर को हम बुलाएंगे, बार बार बुलाएंगे। और अब सर को कहिए कि सर अपना वीडियो भी ऑन कर लें। एक्चुअली हाँ सर, अब आप वीडियो को सर ऑन कर सकते हैं। उस टाइम पे सर एक्चुअली आपकी बात इतनी इम्पोर्टेंट थी, तो हम चाहते थे कि विदाउट ब्रेक हम सब सुन पाए। ये मतलब फर्स्ट सेशन ऐसा हुआ है कि हम सारे वीडियो ऑन करके बैठे और जो दे रहे हैं उनका वीडियो ऑफ कर दिया। नहीं एक्चुअली वॉइस ब्रेक, उनके यहाँ पे थोड़ा कुछ नेटवर्क इश्यू था, इसलिए इस बार उनका वीडियो में ऑफ रखा था। सही बात है जी, वो तो फिर भी बाद में भी कंटिन्यू रहा, लेकिन चलिए। नहीं वाकई मैम ये बहुत अच्छा सेशन था, प्लीज इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू कीजिए। हम सर को रिक्वेस्ट करेंगे, मैडम हम सर को रिक्वेस्ट करेंगे कि पूरा हफ्ता या उससे भी ज़्यादा जितना सर का ज्ञान है, जब तक सर नहीं बोलते कि अभी रुक जाओ, तब तक हम सर को डेली हम लोग बुलाते रहेंगे। हाँ जी, नमस्कार सर। सर आपका तो ऐसे है जैसे अब पुराने बुजुर्ग होते थे ना, अब नानी दादी तो ऑब्वियसली हम लोगों के है नहीं जो हमें ये चीजें सिखाएं। तो सर आप बहुत अच्छे टाइम पे आए हो। एक तो ये कोरोना की वजह से बहुत हॉरर उसमें फैला हुआ है, तो आप बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं सर हमें। मतलब आज की जनरेशन को अगर ये चीजें पता चलेंगी तो हम अपने बच्चों के लिए उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो आप प्लीज कंटिन्यू रहिएगा सर। जरूर जरूर। पूजा जी आप कुछ पूछना चाहते हैं, सर से बात करना चाहते हैं, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत ही लॉजिकल, हर चीज बहुत अच्छे से समझ में आई। सर आगे के सेशंस में अगर आप आएंगे तो एक मेरी रिक्वेस्ट है, सर हम्बल रिक्वेस्ट, कि आप थोड़ा सा डायबिटीज के बारे में और बच्चों की ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज दें। और जैसा सर आप बता रहे थे कि आप सेमिनार्स या वर्कशॉप्स लेते हैं, तो मैं मुंबई में बेस्ड हूँ। अब फ्यूचर में जब भी होगा तो अगर आपकी टीम एक अलर्ट भेज सके कि हम कब अटेंड कर सकते हैं, वो तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज आई एम रियली इंटरेस्टेड। जब भी आपकी वर्कशॉप्स है, ये जो भी आप करते हैं, जिस भी तरह से आप नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आप जितना भी देंगे वो कम ही होगा। कितना अच्छा होगा आप आए, ज्यादा से ज्यादा आए, बट फिर भी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। विनायक सर थैंक यू सो मच।